नमस्कार, मैं राकेश वर्मा। मित्रों, आज तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बीइंग ए पूर्वांचली हमारे लिए तो यही समाचार है कि एक पूर्वांचल के बच्चे ने दुनिया से हार करके, पता न क्यों, ये तो अभी पुलिस के जांच में पता चलेगा, पुलिस उसको देखेगी कि असल में हुआ क्या था, लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार उसने आत्महत्या कर ली है। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही चिंता का विषय है कि एक वो होनहार लड़का जिसके पास अभी पूरी जीवन थी, क्या उम्र था उसका, उसने आत्महत्या की। ये बात बहुत ही दुखद है। बीइंग ए पूर्वांचली मुझे बहुत अंदर से कचोट रहा है एक ऐसे लड़के का जाना जिसने अभी जीवन की शुरुआत की थी। क्यों गया, क्या कारण था, ये तो मैं नहीं बता सकता, मुझे समझ भी नहीं है कि ऐसा क्यों ये लोग करते हैं, लेकिन हाँ, लड़का गया है ये ज़रूर है और मैं इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त करता हूँ। मित्रों, सबसे पहला तो सुशांत सिंह राजपूत के विषय में बताऊं। सुशांत सिंह राजपूत, मैं बस उन पर इसलिए दुखी हूँ कि वो एक पूर्वांचल के थे और पूर्वांचली के नाते मुझे अफसोस हो रहा है। लेकिन सुशांत सिंह ने अपने पूरे सिनेमा के कैरियर में हिंदू धर्म का अपमान और क्षत्रिय कुल विरोधी काम ही किया है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि फिल्म पद्मावत के टाइम में वो इतना दुखी हो गया बेचारा, उसने कहा कि मैं अपने नाम के आगे से राजपूत हटा लेता हूँ। खैर, अब वो नहीं रहा, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन ये दुखद हुआ। बीइंग ए पूर्वांचली, एक पूर्वांचल का बच्चा गया, मैं इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त करता हूँ, गहरा अफसोस व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज दूसरा सबसे बड़ा कारण हुआ कि घटना के भारत के गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के असफलताओं को समझ करके और अपने हाथ में नियंत्रण, उन्हें लगा कि ये अब अरविंद केजरीवाल के बस की बात नहीं रही, तो उन्होंने उसको अपने हाथ में लिया है और अब केंद्र सरकार के बहुत से कुछ कर्मचारी उसके साथ लगेंगे और उसमें अरविंद केजरीवाल का मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल पहले से ही फेलियर था, उनको तो लग ही रहा था, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये अप्रूव्ड हो गया है कि अरविंद केजरीवाल के बस की बात नहीं है। खैर, मेरा मुद्दा इस बात का नहीं था। मेरा मुद्दा आज इस बात का था कि संपूर्ण परिवर्तन के संपादक जी अगर कैमरा पर आकर के बोले स्वास्थ्य मंत्री आपका बहुत जानने वाले हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जितेंद्र जी, क्या आप चाहते हैं कि बोले तो आप बताइएगा, आपका स्वागत रहेगा। खैर मित्रों, मेरा आज का मुद्दा है, आपको याद होगा कि लॉकडाउन के बाद जब हवाई सेवाएं शुरू की गई थी ना, तो हमारे देश के विमान मंत्री, जो बहुत बड़े विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं, बड़े पुराने अधिकारी रहे हैं, हरजीत पुरी साहब, मतलब वो एक अनपढ़ और गंवार आदमी नहीं, वो बहुत समझदार, सुलझे हुए और ब्रिलियंट आदमी है। उन्होंने एक बयान दिया था, आप सबको याद होगा। उनका बयान था कि हमने दाम तय कर दिया है कि हवाई जहाज की रेट अधिकतम क्या होगा, मतलब उन्होंने हवाई जहाज का अधिकतम रेट तय कर दिया था। निर्मल सिंह जी मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन वो कैमरा पर आवे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। निर्मल सिंह जी का कैमरा अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर निर्मल सिंह जी चाहे तो आ सकते हैं। मैं उनको, देखिए, मैं कैमरा पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। इनवाइट में इनको कर दिया, कुंवर सिंह को कर दिया, मनोरंजन झा, डॉक्टर फयाजुद्दीन, ये मेरे ख्याल से इनवाइट करने से होता है, क्या होता है मुझे समझ नहीं है, लेकिन मैं एक बार करके देखता हूँ कि अगर हो जाता, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक नया है, क्योंकि मैंने इस पर अभी तक कभी किया नहीं है। लेकिन फिर भी
निर्मल भैया कैमरा पर आवे, अगर आपका बड़ी स्वागत है। 1 मिनट में इसमें है तो उस वक्त उन्होंने ये तय किया था, लेकिन जब अस्पतालों में इलाज की बात आई तो उन्होंने ये नहीं तय किया कि अस्पताल अधिकतम क्या रेट लेंगे। ये एक बहुत ही चिंतनीय निंदनीय। हमारे कुंवर अजय सिंह जी है, क्या बात है कुंवर साहब, आज आप नहीं आए 9 बजे फेसबुक लाइव में, आपका फेसबुक लाइव आज मिस हो गया। अजय सिंह को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ, मेरे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हैं, जिनमें मैं उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी हूँ। कुंवर अजय सिंह को नमस्कार बोल रहा हूँ। 9 बजे आप रोज फेसबुक पर आते हैं और क्षत्रिय अस्मिता के विषय में बात करते हैं। पता ना आज क्यों नहीं आए, अगर आए होंगे तो बहुत लेट आए होंगे। कल भी कुछ लेट आ गए थे, हम लोग मिस कर गए थे कुंवर अजय सिंह को साथ। मित्रों, आज मेरा प्रश्न है कि अस्पतालों पर हमने फूलों की वर्षा की, हमारी वायुसेना ने उनके सम्मान में फ्लैग मार्च किया, पुष्प वर्षा किया, हमारे देश के हाई सिविल अथॉरिटी ने उनके लिए ताली और थाली बजाने के किया, हम सब ने किया, क्योंकि कोरोना वॉरियर के रूप में सबसे फ्रंट लाइन पे पुलिस वाले और डॉक्टर थे। मैं आज भी उनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ, आज भी उनका मेरे दिल में इज्जत है। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि चिकित्सीय पेशा में से कुछ लोगों ने उस पेशे के गरिमा को इतना धूलधूसरित किया है, इतना नीचे गिराया है, इतना डाउन किया है कि हमें अफसोस हो रहा है कि अगर हमने ताली थाली बजाया हो तो वो उन लोगों के लिए भी तो होगा ना, कि जो लोग इस तरह की वाहियात, बेबुनियाद और बहुत हल्के स्तर का काम कर रहे हैं। मित्रों, आप सबने समाचार चैनल का फुटेज देखा जिसमें वो स्ट्रिंग ऑपरेशन पे पूछा है कि मुझे कोरोना पेशेंट को भर्ती करना है, क्या प्रक्रिया है। तो उसने सबसे पहले बोला कि भैया सबसे पहले तो कैश जमा करना है, आप कैश जमा कीजिए तब आपका आदमी आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन हुआ था तो कहा था कि हमारे देश में कैश की व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी, जो होगा वो ऑनलाइन होगा, जो होगा वो पेमेंट से होगा, मतलब ई पेमेंट वो पेमेंट होगा जैसा होगा, लेकिन कैश में नहीं होगा। 1,00,000 2 लाख के ऊपर कुछ रकम था, मुझे ध्यान नहीं है, कि उसके ऊपर तो कैश का माना ही नहीं जाएगा। जैसे अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो माना नहीं जाएगा अगर कैश में हो तो। उसी नरेंद्र मोदी के घर के कुछ ही दूर पर, नरेंद्र मोदी जी के जहाँ घर है उससे कुछ किलोमीटर के दूर अस्पतालों ने, उनके घर के सराउंडिंग अस्पतालों ने कहा है कि नहीं, आपको मरीज भर्ती करना तो पहले कैश दरवाजे पर गेट पर जमा कीजिए, उसके बाद आपका आदमी अंदर आएगा। दिल्ली के एक सबसे बड़े अस्पताल का एक सबसे विभत्स घटना आया है। मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, उस वीडियो की का सत्यता को मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो वीडियो तैर रहा है अपुष्ट खबरें को आपको मैं कह रहा हूँ कि शायद कुछ घिनौना मांग किया गया है एक महिला के द्वारा। अगर ऐसा है तो ये डूब मरने वाली बात है, और अब तक सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि वीडियो 2 दिन से तैर रहा है। वो वीडियो अपुष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों लोगों की वार्ता रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कैश में पैसा लेंगे, चेक में नहीं लेंगे। 10 लाख रुपया दीजिए तो आदमी को रखेंगे। एक अस्पताल ने तो अपना रेट जारी कर दिया कि आप बिल्कुल कबाड़ी के रूप में रहेंगे तो 25,000 देंगे, उसमें बढ़िया रहेंगे तो 50,000 देंगे। मतलब 1,00,000 2 लाख रुपया से लेकर के 10-5 लाख रुपये तक का बिल बताया जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अस्पतालों ने जो महामारी को अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई बनता है कि नहीं, कानूनी कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं। आदरणीय द्विवेदी जी को, ओंकार सिंह को, बड़े भाई निर्मल सिंह को, यशी चौबे जी को, इन सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। चौबे जी, निर्मल भैया, आप लोग कैमरा पर आके बोलना चाहे तो कैमरे पर आकर के बोले, लिख के बोलना चाहे तो लिख के आके बोले, लेकिन आप जरूर मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि इसमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि जिन अस्पतालों ने इस तरह के अनैतिक कार्य किया है उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। मेरे बलिया के मेरे अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह जी भी मेरे को देख रहे हैं। चंद्रशेखर जी को नमस्कार। नमस्कार चंद्रशेखर जी, कैसे हैं आप बड़े वाले चंद्रशेखर जी के जाने के बाद तो आप ही रह गए हैं बड़ा वाला चंद्रशेखर जी। अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा, अपना कृपा मुझ पर दिए रहेगा। बलिया के मेरे आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं, आप बहुत दिनों से कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं
और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव आंदोलन के बहुत बड़े प्रणेता है। चंद्रशेखर जी के सानिध्य में आपका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है और उस कैटेगरी के लोग हैं वहाँ के सानिध्य में चंद्रशेखर जी को प्रणाम बोलो। तो मेरा मानना है कि जिन अस्पतालों ने इस महामारी को अवसर के रूप में इस्तेमाल किया, प्रथम दृष्टया तो अगर मैं नरेंद्र मोदी की जगह होता या योगी जगह हो या केजरीवाल की जगह होता तो सबसे पहले उनका लाइसेंस कैंसिल कर देता। वो बेशक हाय हल्ला चिल्लापिली करते। एक डॉक्टर से ऊंची आवाज में कोई पूछ देता है जबकि वो बदतमीजी करते हैं। आप किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, वो निहायत ही बदतमीजी पर आते हैं, आपको बोलने नहीं देते। तब वो कुटाई करने लगते हैं तीमारदारों का और हड़ताल करते हैं, कहते हैं कि इन लोगों ने बदतमीजी किया है, हम लॉकडाउन कर रहे हैं, और पूरे देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं और हमारी सरकारों को मजबूर होकर के उनका बात मानना पड़ता है। आप अपनी बात आते हैं, अपनी सुविधा आते हैं तो आप हड़ताल पर चले जाते हैं। क्या उन डॉक्टरों के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? उन डॉक्टरों में से कितने डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल में सुविधा ना होने के नाम पर हड़ताल किया कि भाई मैं अस्पताल में बैठा हूं, मेरे पास मेरी स्थिति है कि मैं चाइना बॉर्डर पर हूं और हाथ में बंदूकें नहीं है, तो क्या मैं उनको फेसबुक पर लाइव से मारूंगा, ट्विटर पर लिख करके मारूंगा या गाली दे करके मारूंगा, जिस तरह से हमारे बलिया वलिया में गाली उली दे करके करते हैं? डॉक्टर ने क्या इस विषय पर कभी कोई हड़ताल किया? क्या डॉक्टरों ने कभी इस विषय पर हड़ताल किया कि 12 हमारे मरीज के जिम्मेदार हमको गाली देते हैं और कहते हैं कि साला दवा तुम लोग बाहर लिखते हो कमीशन के चक्कर में, टेस्ट तुम लोग बाहर लिखते हो कमीशन के चक्कर में, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे अस्पताल में व्यवस्था ही नहीं, तो हम करेगा? मैं डॉक्टर बख्तियार उस्मानी को चाहूंगा कि कृपया अपने इस बात पर रखें, क्योंकि आप भी एक डॉक्टर हैं और आज डॉक्टरी पेशे को कलंकित करने वालों के विरुद्ध ये फेसबुक लाइव है। सभी डॉक्टर के नहीं, वो डॉक्टर जो दिन रात मेहनत करके आज कोरोना में सेवा कर रही है उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है जो सही में काम कर रहे हैं, उनके लिए है जो इस महामारी को अवसर के रूप में तब्दील कर रहे हैं, उसको अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर बख्तियार, ये बात आज उन पे है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज 3-4 दिन से स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है कि फला अस्पताल किया, लेकिन मैं अब तक एक भी अस्पताल के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं सुना। अरविंद केजरीवाल बहुत चौड़ा मुंह करके टीवी पे आके कहा था कि बेटा तुमको तो जांच करना पड़ेगा, बेटा तेरा तो हो जाएगा। उन्होंने बोला कि मैं फलाने अस्पताल के, जबकि जिस अस्पताल की बात कर रहा हूं उसने कुछ मापदंड में कोई कमी आई, तो उसको कुछ मापदंड में कमी आया था जिसको उसने एफआईआर का नाटक किया। उस अस्पताल के इतनी बुरी वीडियो आई है जिसमें उसने इतना पैसा लिया है, कहा है कि हम कैश में पैसा लेंगे, चेक में लेंगे ही नहीं, उस पर तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। लेकिन ना तो केजरीवाल ने ना ही मोदी जी ने उस पर एक भी लफ्ज किया, कहीं कोई ट्वीट भी नहीं आया कि जी हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, इस पर जांच करेंगे। और उस समाचार चैनल का हमने रॉ फुटेज मंगाया है कि आपने कौन कौन सी बात क्या है आप देखें, इस तरह की कोई चीजें आई नहीं है। निर्मल भैया का कैमरा दिख रहा है, हाँ निर्मल भैया का कैमरा दिख रहा है। ये मैं चाहूंगा कि बड़े भाई निर्मल सिंह जी अपनी बात रखें, तब तक मैं आदरणीय प्रेम नारायण जी की बात, प्रेम नारायण जी मेरे को मार्गदर्शन का सबसे पहले दीदी जी को साथ प्रणाम। आप अस्पताल या कोई भी संस्था में मांग करे तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए या जी द्विवेदी जी बहुत। हाँ निर्मल भैया नमस्कार। आपके पीठ के पीछे जो लाइट है ना उसको जरा ढकिए ताकि आपका चेहरा साफ दिखे। चेहरा में वैसे चमक है लेकिन आपका लाइट आपको चेहरा को ढक रहा है। हाँ बड़े बहन निर्मल सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भैया आज का मुद्दा आपने सुना? हाँ कुछ सुना, कुछ बता दीजिए। मुद्दा आज का भैया ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने हम सबसे अनुरोध किया था, आदेश दिया था, आग्रह किया था, आप जो कहें, हमने कोरोना के लड़ाई में अपने डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए ताली थाली बजाया। हमारी तीनों सेना के जवानों ने मार्च पास्ट किया, वायुसेना ने फूल वर्षा किया, नौसेना ने बैंड बजा करके उनका स्वागत किया, थल सेना ने उनके सम्मान में कार्यक्रम किया। आज उन अस्पतालों में से कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अनैतिक मांग कर रहे हैं कोरोना के इलाज में। कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने कहा है कि कैश जमा कीजिए तभी आपका इलाज करेंगे वरना हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है। कई अस्पताल हैं जो बेड खाली है, बाहर बता रहे हैं कि बेड खाली नहीं है, और जो ऊंची कीमत देकर उनको बेड देते हैं। ये समाचार में स्टिंग ऑपरेशन में आ चुका है, लेकिन अब तक ना तो दिल्ली की सरकार ना दिल्ली में रहने वाली सरकार ने कोई ट्वीट किया, कोई एक्शन लिया। किस विषय में? राकेश जी, दो बातें आपने कही है। एक बात आपने कह दिया डॉक्टर के अनैतिकता की बात की है, डॉक्टर द्वारा की गई अनैतिकता की बात आपने की है, पहली बात की है जी, बोलिए। दूसरी बात आपने हॉस्पिटलों अस्पतालों की मनमानी की बात की, प्राइवेट हॉस्पिटलों की अनैतिकता की बात।
दूसरा मुद्दा है, आप बोल रहे हैं, बोलते रहिए। क्या कहें, ये सब शर्मनाक घटनाएं हैं और ऐसे ऐसे हर समाज में लोग छिपे हुए हैं और अनैतिक होने के साथ साथ वो बहुत ही समाज के लिए विभत्स चेहरा है। उसको छोड़िए, अभी फिलहाल जो आपने कहा हॉस्पिटल्स की, तो अभी आप जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, आपके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल आपके ऊपर बड़ी उपकार किए हैं। एक ही उपकार किए हैं कि देश जो है लोकतंत्र का है, और नहीं तो गेट पर लिखवा देते गंगाराम हॉस्पिटल होता, चाहे मेदांता होता, या जो भी, एक हॉस्पिटल की बात नहीं करो, जो भी कि यहाँ पर करोड़पति से नीचे आने वालों का एडमिशन नहीं होगा। ये बड़ी लोकतंत्र की बड़ी महिमा है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि करोड़पति मूर्ख होते हैं। ना भैया, उन्होंने लिखवाया नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि करोड़पति नीचे आओ मत, जो 10 लाख गेट पर लेगा वो हमारे एहसान में कहां से देगा। मैं वही मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। करोड़पति को आप भी जानते हैं कि मूर्ख होते हैं। मूर्ख इन द सेंस कि बेचारे वो, उनको अगर 10,000 में इलाज सही हो रहा हो तो पर भी वो नहीं कराएंगे। वो जब भी कराएंगे तो 50 लाख 25 लाख वाला ही इलाज चाहेंगे, क्योंकि उनको तो इस तरह से वो लोग मूर्ख होते हैं, धनसुत होते हैं, और लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, तो ये लोकतंत्र की देन है, गरिमा है कि वो नहीं लिखवा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ करोड़पति से नीचे कृपया ना आए। वो ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन काम लगभग वही कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो मैं आपको सलाह देता कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसको आप जो है ना, कम से कम इसको अपने हैंड में ले लीजिए, गवर्नमेंट के हाथ में। एजुकेशन और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ये दोनों चीज ये पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो ये नोच लेंगे, निचोड़ लेंगे, और आपका खून जो है ना, आपके मरने के बाद भी निकाल करके बोतल में रख लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑपरेशन के नाम पर अंग को सब निकाल कर डब्बा में बंद करके बेच देंगे, और बहुत सारी घटनाएं आप देख ही रही है। इससे ज्यादा मैं हॉस्पिटलों की अनैतिकता के बारे में और क्या कहूं। और आप कह रहे हैं खाली इन लोगों का लाइसेंस खत्म करने के लिए। अरे तो इस कोरोना महामारी में अगर ये हिटलर का युग रहता, हिटलर शाही होती, तो मैं कहता कि गोली मारो उसको, जो इस तरह की बात कर रहा है कि इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। कोरोना के समय में तो सारे हॉस्पिटल को फ्री करना चाहिए कि तुमको करना है इलाज। डॉक्टर उसमें ये गलत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, एक सेकंड और, डॉक्टर जो है 90% बहुत सही है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि 90% पत्रकार सही है। अब उनके मीडिया हाउस की मैं बात नहीं करता, और डॉक्टरों के जो 5 स्टार होटल का टाइप का अस्पताल के जो मालिक है उनकी मैं बात नहीं करता। उनकी ईमानदारी पर मुझे हमेशा शक रहेगा, क्योंकि उनको एक को टीआरपी चाहिए और दूसरे को पैसा चाहिए। टीआरपी चाहिए प्रेस के, मीडिया हाउस के मालिक को, और पैसा चाहिए हॉस्पिटल के मालिक को। चाहे आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर बैठता है, उनको नहीं कहा जाता है कि पर डे आपको 5,000 से नीचे का, कम से कम 10,000 हॉस्पिटल के औकात के अनुसार, इससे नीचे का जांच आपको नहीं लिखना है। ये जांच आपको लिखना ही लिखना है। तो आज की तारीख में प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टरों की भूमिका संदिग्ध हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब कुछ नहीं आप कर सकते। ये कोरोना काल में ये कमाएंगे, आपके लाश से कमा लेंगे, आप चिंता न करें। आप इस पर अभी चिल्ला रहे हैं ना फेसबुक पर कि इन लोगों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। अरे इन लोगों का तो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अभी बंद कराकर क्या करोगे? तो ये सारी स्थितियां हैं। अगर इस मुद्दा से अगर और आगे कोई मुद्दा होगा तो बीच में आऊंगा। हो सकता है कि हमारी बात को जो लोग सुने, हो सकता है कोई कमेंट करे या कुछ हो, हमसे जब आप चाहते हैं तो हमको बताइएगा जरूर, मैं ऑनलाइन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये थे आदरणीय निर्मल सिंह जी, वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, सामाजिक काम करते हैं, विधानसभा का चुनाव सुख रखते हैं। मैं इनके बात का जवाब दूं उसके पहले ओंकारनाथ सिंह जी ने जो लिखा मैं वो पढ़ देता हूं। उन्होंने करीब करीब वही लिखा। एक्चुअली दोनों लोग बक्सर का है ना, तो दोनों लोगों के विचार एक ही है। जो निर्मल भैया ने कहा वही ओंकारनाथ सिंह जी ने भी कहा। ओंकारनाथ सिंह ने कहा कि भाई साहब नमस्कार जी, आपको सादर नमस्कार। मेरे हिसाब से तो चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। इन दोनों क्षेत्र में मात्र सरकारी सुविधाएं ही होनी चाहिए। इन दोनों जगहों पर भ्रष्टाचार चरम पर है। अपने देश में पूर्वोत्तर राज्यों में काफी हद तक ऐसा ही है। ओंकारनाथ सिंह जी, असल में क्या खेल है पहले आप समझ लीजिए। पहले
सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ट्रेंड होने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ लिख करके एक आध साल हम जैसे गरीब लोगों पर हाथ साफ कर लेता है तो वो अपोलो मेदांता और प्राइवेट कंपनियों में चला जाता है। सरकारी अस्पताल में सुविधा इसलिए नहीं दी जाती है ताकि प्राइवेट अस्पताल फले फूले, हजारों करोड़ का एसेट बनाए और वो उन राजनीतिक दलों को चंदा के रूप में पैसा वापस कर दिए। गिव एंड टेक का है। हम लोग चूंकि इस बात को समझते हैं तो ओंकार नाथ सिंह, राकेश सिंह, निर्मल सिंह जैसे 4-5 आदमी के बोलने से क्या होगा। चुनाव तो इस मुद्दे पर लड़ा नहीं जा रहा। आप बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में 2 दिन पहले अमित शाह साहब का रैली था, वर्चुअल रैली। उस रैली को देखने के लिए लाखों लाख रुपए का एलसीडी हर गांव में लगा था। मतलब उस एक एलईडी और एलसीडी जो टीवी का अगर बेच देता तो उस गांव में एक पूरा कोरोना सेंटर बन जाता। आजू बाजू के लोग वहां पर आराम से इलाज कराते, तसल्ली से दुआ दे करके जाते। लेकिन अमित शाह को, नीतीश कुमार को, लालू जी के बेटा को भी पता है कि कोरोना के जीने मरने से वोट नहीं मिलने वाला। क्योंकि हम तो जिस दिन वोट होगा उसके एक दिन पहले हम बोल देंगे। अगर मान लो मैं लालू यादव होगा तो बोलेंगे देखिए हमें भूरा बार साफ करना है, भूमिहार, राजपूत, बनिया, लाला, देखिए इन लोगों ने तपाया है, हम लोग भैंस पर बैठने वाले हैं, अब भैंस पर बैठ करके गदगद घूमेंगे, अब भूरा बार को साफ करेंगे। अब लोग जो भूरा बार वाला वाह जियो लालू जी। उसके बाद हमारे लिए मोदी जी राजनाथ सिंह को भेजेंगे, राजनाथ सिंह तुम जाओ। राजनाथ सिंह के देखिए, मुझे देखिए, ऊपर मत देखिए, मैं राजनाथ सिंह हूं, आपका अपना भाई। वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत जैसा घोर राजपूत विरोधी रहे हो, क्योंकि संसद में अनुसूचित जाति आयोग पर सुप्रीम कोर्ट को हैसियत बताने में सबसे पहले शुरुआत राजनाथ सिंह ने किया था। ये भी आपको जान लेना चाहिए। अनुसूचित जनजाति आयोग पर पहला भाषण राजनाथ सिंह ने कहा कि राजपूत, ब्राह्मण, बनिया जो स्वर्ण समाज के लोग हैं ये बेमतलब भारत में रहते हैं, इन लोगों को सरकारी अधिकार का कोई मतलब नहीं है, हम बेमतलब दे रहे हैं। खैर, हम इसी बात पर चुनाव होगा। अगर ये अस्पताल पर, बस पर, सुविधा पर होता तो जरूर हमारे नेता करते। लेकिन उन लोगों ने हमारे को इतना बांध दिया है कि मैं बार बार कहता हूँ अफीम, अफीम मतलब वो अफीम नहीं जो बिकता है। अफीम होता है जात का अफीम, धर्म का अफीम, क्षेत्र का अफीम, इलाके का अफीम, ऊंच नीच का अफीम, अगले पिछड़े का अफीम। अब तो पति पत्नी और भाई बहन का अफीम भी चलने लगा है कि भाई महिला आंदोलन है, मेरी पत्नी भी कह सकती है कि सुनो फेसबुक पर बहुत बोल रहे हो, चुनाव लड़ने का विचार हो तो बता देना, क्योंकि बलिया से मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि अब महिला भी तैयारी कर सकती है। तो मेरा तो आधा दम सूख जाएगा कि अपोजिशन के साथ सो रहा हूँ भाई। तो ये स्थिति आ गई है। तो आप कहाँ सोच पाएंगे कि जिस बिहार में कोरोना के पेशेंटों के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, लोग क्वारंटाइन सेंटर में झगड़ा कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उसी क्वारंटाइन सेंटर के सामने लाखों रुपए के एलईडी पर चुनाव प्रचार हो रहा है। अमित शाह का दिल्ली से भाषण बिहार का हर गांव में सुनाई दे रहा है, लेकिन बिहार का हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर की सुविधा नहीं है। ये कौन देख रहा है, ये कौन सुन रहा है, ये कौन समझ रहा है। एनीवे, निर्मल भाई ने कुछ लिखा, पहले उनकी बात पढ़ दूँ उसके बात करूंगा। आज बात अस्पताल की हो रही है, विषय पर ध्यान कहा। मैं आपकी राजनीतिक को ध्यान में रखते हुए आपके आदेश को मानूंगा, अस्पताल पर बात करूंगा। ओंकार नाथ सिंह कह रहे कि हम लोगों की असली समस्या विकल्पहीनता। बिल्कुल, ये तो मैं बार बार कहता हूँ। मैंने कल भी अपने में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी आप जहां पर बैठे हैं उस पर आदरणीय राजीव गांधी जी बैठा करते थे। राजीव गांधी जी ने उतनी सीट जीत करके संसद में दिया था जितना का आप चुनाव भी नहीं लड़ते। मोदी जी 415 सीट पर चुनाव नहीं लड़ते, राजीव गांधी जी लड़े थे, जीते थे। डॉक्टर बख्तियार मसूद उस्मानी, अगर आप आना चाहें तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर बख्तियार का कैमरा दिख रहा है। डॉक्टर बख्तियार एक योग और कर्मठ आदमी, मैं चाहता हूं कि बख्तियार में आए और इस तो राजीव गांधी जी का हुआ क्या कि वो तो पायलट थे, हवा में उड़ने वाले, और इस बात करने वाला। हाँ, डॉक्टर बख्तियार आ गए। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने मुद्दा सुन लिया या मैं मुद्दा बताऊं? नहीं, मुद्दा आपका सुन लिया हमने। तो आप अपना बात रखिए, फिर राजीव गांधी को बाद में बोलूंगा। देखिए, आप हॉस्पिटल और डॉक्टर, 2 मुद्दा आप लेके आए थे। वही है। तो डॉक्टरों का नाम तो इसमें बेकार आता है। मेन तो हॉस्पिटल जो चला रहे हैं वो एक ग्रुप है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हॉस्पिटल चला रहे हैं, और जो भी ग्रुप चला रहे हैं उनको सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त होता है। तो वो हॉस्पिटल नहीं चला के, ये समझ लीजिए 5 स्टार होटल चला रहे हैं इस वक्त, और सिर्फ उनका मकसद पैसे कमाने होते हैं। और इसीलिए कोई भी हो, कोरोना हो या कुछ भी हो, उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, किस तरह से लोगों को लाना और लोगों के जेब से पैसे निकलवाना। लेकिन वो ऐसा
इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार का पूरा समर्थन उनको प्राप्त होता है। अगर सरकारें ना पे वो इस तरह का पब्लिक को ठगने का काम ये बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कारपोरेट हॉस्पिटल बना के कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है। अब डॉक्टरों की बात अगर है तो डॉक्टर तो इसमें शुरू से कह रहे थे। आप देख लीजिए ऑल इंडिया मेडिकल के 600 डॉक्टर और स्टाफ जो हैं मिला के वो संक्रमित हो गए। कैसे हो गए? वो N95 मास्क भी लगाते हैं, उनको किट भी आई है, लेकिन शुरू से लोगों ने कहा कि भाई इसमें भी जो किट आई है वो भी खराब किट आ गई सरकारी हॉस्पिटल में, जबकि वही किट जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रही है उनको इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, उनको जो N95 मास्क मिल रहा है वो बेहतर मिल रहा है। लेकिन अगर ऑल इंडिया हॉस्पिटल में भी डुप्लीकेट किट आ जा रही है और डॉक्टर सब कुछ लगाने के बाद भी संक्रमित हो जा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत चिंता का विषय है। जब तक सरकार ईमानदार नहीं होगी और लोग सरकार को मजबूर नहीं करेंगे कि वो ईमानदार हो, जब तक किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि लोगों के लिए सरकार होती है, और अगर लोग ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो सरकार का एक ही मकसद अगर है कि वसूलना, पैसे वसूलना, तो फिर तो ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। हॉस्पिटल अपने आप तो सुधरेंगे नहीं, उनका मकसद ही यही होता है, उनका सेवा का तो कोई मकसद होता नहीं है। वो तो कारपोरेट घरानों के कुछ लोग होते हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं और पैसा को निकालने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक 5 स्टार होटल की शक्ल में एक हॉस्पिटल देते हैं, अपना पीआरओ रखते हैं, लोगों को लाते हैं, लोगों को फंसाते हैं और पैसा निकालते हैं। लेकिन जब तक सरकारी हॉस्पिटल्स में अच्छी व्यवस्था नहीं की जाएगी, अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी और डॉक्टरों को वो पूरी सुविधा नहीं मिलेगी जो वो चाहते हैं, जिससे उनका बचाव हो सके। अगर डॉक्टर ही नहीं बच सकता है तो वो दूसरे को कैसे बचाएगा? और रही बात टेस्ट की, तो वो इसलिए हो रहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग पैसा देके टेस्ट करा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मसला गया कि तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप टेस्ट कर नहीं रहे हैं, किट आपके पास है नहीं, आप मंगा नहीं रहे हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने दे दिया है, तो वो पैकेज कहाँ खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे? सबसे पहले तो लोगों का टेस्ट कराना शुरू कर दीजिए। अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में या बहुत ज्यादा जगह जगह पे केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में भी हॉस्पिटल्स बनाए थे, आप दिल्ली में बैठे हैं, क्लिनिक बनाई थी, मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी, अगर उसी को टेस्टिंग सेंटर में बदल दिया जाता तो शायद ये हालात नहीं होते जो अब पैदा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो खराब व्यवस्था है उससे उनको फायदा मिलता है, और जो कारपोरेट घराने हैं जो इस तरह का हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनके इशारे पे शायद सरकार उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार इस तरह की अच्छी व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं कर रही। ये मैंने पहले आशंका व्यक्त किया था। तो क्या सबसे डॉक्टर पहले तो साहब सरकार ऐसा, के ऊपर, हाँ कहिए कहिए, आप बताइए। क्या जिस तरह से आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने कोल माइंस में हो रहे बदमाशियों, सरकार कोयलरी मालिकों का, मजदूरों का शोषण और अत्याचार से दुखी होकर कोल माइंस को अधिग्रहित कर दिया था, अब वो समय नहीं आ गया कि हम लोग सरकारों पर दबाव बनाए कि प्राइवेट अस्पताल उद्योग की तरह से चल रहे हैं, यहाँ सेवा नहीं खून चूसने का कार्यक्रम है, आप इनको भी अधिग्रहण करने के विषय में सोचिए, या कम से कम धमकाइए तो जरूर कि जिस तरह से आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने कोयलरिस को नेशनलाइज कर लिया था, ऐसा अस्पतालों को भी किया जा सकता है। कम से कम एक मैसेज तो जाना चाहिए था। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर सरकार चाहे ले तो ये 1 घंटे का काम है, सरकार को ना धमकाना। अगर सरकार सिर्फ लोगों के प्रति ईमानदारी दिखा दे तो कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो जमीन खरीद के हॉस्पिटल बनाया हो। सारे हॉस्पिटल को जमीन फ्री में मिली है और सरकार ने 1 रुपये एकड़ जमीन दिया है, और उसमें इसलिए दिया है कि कुछ बेड उनको आरक्षित करना पड़ा है गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, लेकिन वो बेड भी वो कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी गरीब आदमी का इलाज ना तो अपोलो में हो रहा है और ना ही स्कॉट में हो रहा है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर सरकार उनको टाइट कर दे तो अधिकृत करने की जरूरत ही नहीं है, वो मजबूर हो जाएंगे लोगों का इलाज करने के लिए। लेकिन फिर सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की कमाई भी तो बंद हो जाएगी, उनका तो मकसद ये है ये पैसा दुखद आएगा। है। हाँ, तो अगर ये सरकार ईमानदार हो जाए तो फिर 1 मिनट का काम है, अधिकृत करने की जरूरत ही नहीं है, वो मजबूर हो जाएंगे फौरन। लोगों को दबाव बनाना चाहिए। असल में वो सरकार भी ये जानती है कि असली मुद्दे से तो चुनाव जीता नहीं जाता, चुनाव जीतने के लिए झगड़े कराने पड़ते हैं।
चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम के फसाद कराना पड़ता है। चुनाव जीतने के लिए मंदिर और मस्जिद की बात लेके आनी पड़ती है। चुनाव जब जीता जाता है जब मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान के नाम पे दंगे कराए जाते हैं, या कोई इस तरह से महाराष्ट्र और यूपी और बिहार इस तरह की चीजें लेके आते हैं। तो चुनाव अगर उन मुद्दों पे होता रहेगा और पार्टियां उन मुद्दों पे चुनाव जीतेंगी, तो फिर इस तरह की स्थिति तो पैदा होना लाजमी है और पैदा होती रहेगी। जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक लोगों को खुद अपने अधिकार का पता नहीं होगा और सरकारों पे दबाव नहीं बनाएंगे कि भाई हमारा जो मूलभूत अधिकार है वो तो मिलना चाहिए, हम तो बाद में लड़ लेंगे, पहले बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अगर हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में रहेगा या हम खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमें इलाज नहीं मिल पाएगा, तो फिर कैसे सरकार में वोट देने से फायदा क्या है, सरकार बनाने से फायदा क्या है। तो लोगों को ईमानदारी से बोलना पड़ेगा, जो उनको सुविधा नहीं मिल रही है, जो मिलनी चाहिए सरकार से वो नहीं मिल रही है, लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आप थे डॉक्टर बख्तियार मसूद उस्मानी, आप कांग्रेस के डुमरियागंज और युवा कांग्रेसी हैं। दिल्ली और यूपी में कांग्रेस की राजनीति में अच्छा दखल रखते हैं, हमारे मित्र हैं। हम दोनों में हिंदू मुसलमान जैसा कोई नहीं है। बख्तियार मेरे लिए मेरे भाई हैं और मैं बख्तियार के लिए भाई हूँ। ना मैं हिंदू हूँ ना बख्तियार मेरे लिए मुसलमान है, ये हम दोनों का है। वो तो सरकारें लड़वाती है, हमारे बख्तियार में कभी कोई हिंदू मुसलमान जैसी बात नहीं हुई। मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं। जिस तरह से मैं आदरणीय बड़े भाई निर्मल सिंह जी के यहाँ जाता हूँ, कोई ऊंच नीच की बात नहीं होती, वही बख्तियार में है। एनीवे, जो मेरा आज मुद्दा था सरकार अस्पतालों का महामारी में अवसर, उसमें अस्पतालों से ज़्यादा दोषी मैं सरकारों को दूंगा। सरकार को चाहिए सबसे पहले बार जिस दिन कोरोना डिटेक्ट हुआ, कोरोना वो किसने क्या किया, काहे लेट हुई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि निर्मल भैया ने धमकाया है कि मुद्दा पर से भटकिए मत, तो मैं मुद्दे से नहीं हटूंगा। जिस दिन यह पता चल गया कि कोरोना हमारे देश में अब महामारी का रूप ले लिया है, बलिया, छपरा, गाजीपुर, आजमगढ़ हर जगह फैल गया है, सरकार को सबसे पहला जो नोटिफिकेशन निकालना चाहिए वो निकालना चाहिए कि कोरोना महामारी का इलाज एब्सोल्युटली फ्री, जो एक्सपेंसेस आएगा वो गवर्नमेंट विल पे। पहला नोटिफिकेशन ये निकालना था, तो आप देखते कि इतनी अस्पतालों में भीड़ का नाटक नहीं होता, इतनी भीड़ दिखाने की ड्रामा नहीं होती। अस्पताल को पता होता कि भाई रूटीन में था। अब हम भारत सरकार को तो नहीं ना कहेंगे कि इंजेक्शन 3 लाख रुपया का है, क्योंकि वो तो विशेषज्ञ से पूछ लेगा। अब हमको तो एक लाल पीला पानी चढ़ा दिया और कहा कि सुनो ये 3 लाख वाला था जो तेरे शरीर में अभी डाला है, अब घर बेच करके दो। जैसे कि एक बहुत बड़े अस्पताल का बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ है, वो कह रहे थे कि 10 लाख रुपया दे दिए, 6.5 लाख रुपया और दे दिए, और 23-24 दिन पहले से उसको रखा है, कह रहा है कि आप ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप अभी अब ठीक नहीं है, अब आप ये लाओ वो लाओ। वो जो मांग कर रहा है, मैं नहीं मांगता कि उसको इस बात पर कहूँ, लेकिन कुछ गलत मांगे की गई है, अनैतिक मांगे की गई है। मैं डॉक्टर बख्तियार के इस बात का तो बड़ा समर्थन करता हूँ कि डॉक्टरों का दोष नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो वहाँ नौकर है, तनख्वाह पाते हैं। दोष है अस्पताल मालिकों का। लेकिन अस्पताल मालिकों का इलाज क्या है? अस्पताल मालिक का इलाज तो सरकार ही करेगी और सरकार का इलाज हम करेंगे। तो हम ही अगर ये थक जाए कि अब क्या करेंगे, हमारे बस की बात नहीं है, तो मैं बलिया का रहने वाला हूँ। मंगल पाड़े कहते कि यार अब क्या करें बंदूक चला करके, यार अंग्रेज हटने वाले नहीं है तो पहले फायरिंग नहीं करते। मैं जहाँ का हूँ वहाँ कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, ननिहाल था हमारे बलिया में वीर कुंवर सिंह का। 1897 में वो तो राजा थे, राजगद्दी थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, अंग्रेज राजाओं को छेड़ते नहीं थे। तो कहते कि मैं अपने राज में राजभोग भेज रहा हूँ, मुझे क्या मतलब है अपना बाह काट करके माँ गंगा को चढ़ाने का। अगर ये वो लोग सोच लेते, चित्तू पांडे सोच लेते कि भाई हम अंग्रेज के अधीन, हमने क्या करना, मेरा तो प्रैक्टिस चल ही रहा है, तो फिर वो अपना अदालत में प्रैक्टिस करते। उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग, सुभाष चंद्र बोस सोचते कि भाई मैं तो ICS अफसर बन गया, मुझे क्या करना, मुझे तो सैल्यूट मिलेगा, भारत का पहला ICS हूँ, आराम से जीवन कटेगी। तो फिर हम किसी अंग्रेज को चार्जकर्ता कर रहे होते, फेसबुक में बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अंग्रेज कहता कि तू बोल नहीं सकता, यू कैन ओनली, तुम मिमिया सकता है, चिल्ला नहीं सकता। लेकिन लोकतंत्र आया उन लोगों की कुर्बानी से, पहल उन्होंने किया। तो हम सिर्फ मंगल पांडे, चित्तू पांडे की कहानी को याद ना करें, उसको अंगीकार करें और इसके विरुद्ध आवाज उठाएं कि हे सरकार के लोग, हे सरकार अधिपति, तुम लोगों को ये महामारी में अवसर तुम्हारे वजह से हो रहा है। डॉक्टर बख्तियार ठीक कर रहे हैं कि 5 मिनट का काम है, सरकार चाह दे अस्पताल वाले 1 मिनट में सीधा हो जाएगा। लेकिन हमारे सरकार ने हवाई जहाज का अधिकतम किराया तय किया
अस्पताल का अधिकतम किराया तय नहीं किया कि हम इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ये सबसे बड़ी गलती है। और अस्पताल और सरकार की साठगांठ है जो बख्तियार मसूद उस्मानी कह रहे थे, मैं इनके बात से समर्थन व्यक्त करता हूँ कि शायद ये ठीक कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि मोटी मोटी पैसा जाता है और जानबूझ करके सरकारी अस्पतालों को नीचा दिखाया जाता है, समाचार में खबरें प्लांट की जाती है कि फलाना अस्पताल में। अब एक चीज और देख लीजिए, कुछ समाचार चैनल पर दिखाया जा रहा है कि फलाने अस्पताल में लाश यहाँ पड़ा हुआ है, मरीज वहां पड़ा हुआ है। मतलब आपको बताया जा रहा है कि आप सरकारी में मत चले जाना, क्योंकि वहां पर लाश और इलाज दो एक साथ हो रहा है। ये साइकोलॉजिकल गेम है, क्योंकि उसी कंपनी का अस्पताल भी है और उसी कंपनी का समाचार भी है, मतलब पैसे वाले का। तो पैसे वाला कंपनी इन्फ्लुएंस से समाचार प्लान करवा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अस्पताल में मरीज और मुर्दा दोनों एक साथ है, तो अब आप घर वर बेच करके प्राइवेट में जाइए और वहाँ बिकने को तैयार हुई है। इस बीच आदरणीय निर्मल भाई ने मुझे कुछ बताया है। उदयनारायण भाई नमस्कार, योगेंद्र प्रसाद सिंह को सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। मेरे भाई रतन सिंह जी को नमस्कार बोल रहा हूँ, आप कलकत्ता से हैं। रतन सिंह जी मुकेश के गाना गाते हैं, बहुत बड़े गाने, हालांकि अकाउंट के आदमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन अकाउंट में इनका प्रसिद्ध नहीं है। रतन सिंह मतलब गायकार, कलकत्ता में लोग इनको गायक के रूप में जानते हैं, मुकेश के गाने का कॉपी करते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको प्रणाम बोल रहा हूँ। बड़े भाई निर्मल सिंह ने लिखा कि डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, कल मोदी साहब रात्रि 8 बजे आकर सिर्फ एक बार कह दें कि मित्रों आज रात्रि 12 बजे के बाद देश के सभी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, बस इस कोरोना काल में अस्पताल के फीस से मुक्ति मिल जाएगी। निर्मल भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी को चुनाव में चंदा चाहिए और चंदा ये अस्पताल वाले देते हैं, हम लोग नहीं दे पाते हैं, और ये मोदी जी बढ़िया से जानते हैं। खैर, आज का बात ये था कि सरकारों के विफलता से और सरकार में रहने वाले लोगों के मिली भगत से सरकारी अस्पताल दुर्गति में जा रहा है, या दुर्गति में जाने का दिखावा किया जा रहा है, जिससे लोग निजी अस्पतालों की तरफ जाएं। और निजी अस्पताल सेवा भाव नहीं है, वहाँ पर उद्योग है, और वहाँ पर डॉक्टरों से अनैतिक और अनुचित व्यापारिक लाभ लेने का दबाव बनाया जा रहा है। डॉक्टर नौकरी के मजबूरी में उनका अनैतिक और नैतिक मान मांगने के लिए तैयार हो रहे हैं। बदनामी डॉक्टरों की हो रही है, मजे अस्पताल वाले ले रहे हैं। इन बातों को हम लोगों को चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। आप सब लोगों को चाहिए कि आप सब लोग, जब चुनाव अब आएगा, अभी बिहार का चुनाव एज यूजुअल अपने समय पर होगा, तो ये जो लोग मेरे बिहार के लोग सुन रहे हैं वो लोग जरूर चुनाव में ये मुद्दा रखें कि भैया हमने जो जमा पूंजी था तो बेच बाज के प्राइवेट अस्पताल को दे दिया, मेरे पास पैसा रहा नहीं, तो तुमको वोट किस बात का दें? तुम्हारे अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है तो सुविधा नहीं तो वोट नहीं। एक बार अगर मांग कर दे तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस बात की मांग मान ली जाएगी तो अगले बार मोदी जी रात के 12 बजे छोड़े, निर्मल भैया 8 बजे आएंगे कि नमस्कार भाइयों बहनों, अब अस्पताल में पैसा लेना बंद, गवर्नमेंट विल पे। आज से भी कह सकते हैं, अगर आप सब लोग इस वीडियो को इतना वायरल कर दें कि मोदी जी तक पहुंच जाए, अपना आशीर्वाद दें, इसको इतना शेयर और वायरल करें कि उनको लगे कि यार ये तो एक मांग शुरू हो गई है। कहीं ऐसा ना हो ये राकेश परमार का बात चुनाव के दिन तक याद आ जावे, किसी को तो फेसबुक पर और यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, क्योंकि ये तो डिलीट होने वाला नहीं है, यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। कोई चुनाव के दिन देख लिया कि भैया 25-50 लाख के एलईडी पर भाषण आ रहा है और क्वारंटीन सेंटर में खाना नहीं आ रहा है, अगर ये बात उठकर आप पूछ दिया तो क्या होगा? मुझे लग रहा है कि अगर इस बात का 1% भी डर मोदी जी, योगी जी, राजीव जी, राहुल जी, लालू जी, इन सब लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा तो आपके अस्पताल की व्यवस्था सुधर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे विश्वास है। अस्पताल में रहने वाले कर्मचारियों, डॉक्टरों और अस्पताल मालिकों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, कोरोना माए उन पर कृपा करें और जल्दी से जल्दी हमारे देश से कोरोना हटे, ताकि उनका महामारी में अवसर का अवसर खत्म हो। इन्हीं बद्दुआओं के साथ, मतलब अस्पताल वालों के लिए ये बद्दुआ है, मेरे अस्पताल वालों का है कि भैया ये जो तुम अवसर तलाश रहे हो, महामारी में अवसर, ये मनोकामना तुम्हारी पूरी ना हो और कोरोना जल्द से जल्द हमारे देश से जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। आप सबको जय श्री राम, भारत माता की जय।